हेलो दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त एम आलम। हम लोगों की दो क्लासेस हो चुकी हैं, एक 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम के बारे में और उससे संबंधित MCQs। हम लोगों ने कुछ अलग ढंग से पढ़ाई करने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि आपको उसका फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको उसका फ़ायदा मिला है तो आप अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए और जल्दी जल्दी सफल होइए। यही हमारी आकांक्षा भी है और आपके लिए शुभकामनाएं भी हैं इसके लिए। तो आज हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं संविधान सभा। आपके जो पॉलिटी का जो सिलेबस है उस सिलेबस में अगला जो है वो संविधान सभा है। तो संविधान सभा के बारे में ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि एक स्टेटमेंट से ही हम शुरुआत करते हैं, वो स्टेटमेंट गांधी जी का है। उन्होंने कहा क्या कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1922 में हरिजन पत्रिका जो आई उसमें उन्होंने क्या किया, ये अपना विचार रखा। स्वाभाविक सी बात है, किसी भी देश का संविधान बाहर से अगर थोपा गया है तो वो कहीं से भी उपयुक्त नहीं होगा। अगर देश के अंदर के लोगों की इच्छा से अगर क्या है संविधान अगर बनाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वास्तव में उस देश की वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार होगा। उस देश की जो समस्याएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार सारी चीज़ें चलेंगी और हमेशा वो देश जो है विकास के जो पथ है, विकास के पथ पर हमेशा प्रगतिशील होगा। इस दौरान बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, लेकिन संविधान अगर जैसा कि हमारा संविधान है अगर भविष्य दृष्टा है अगर, तो इसका मतलब ये है कि उसमें उस तरीके के सॉल्यूशन होंगे जो क्या है इस दौरान, यानी विकास की जो प्रक्रिया शुरू हुई उस विकास की प्रक्रिया में आने वाले जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उसका समाधान भी आपको अपने संविधान से ही मिलता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे संविधान के बारे में बाद में बातें की जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, संविधान सभा है। तो जैसा कि हमने पहला स्टेटमेंट ही देखा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि ये स्टेटमेंट निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो उसमें गांधी जी का नाम है, जवाहरलाल नेहरू का नाम है, सुभाष चंद्र बोस का नाम है, इसी तरह राजेंद्र प्रसाद का, किसी का भी नाम रख सकता है। तो अगर आपको ये बात क्लियर है कि ये जो स्टेटमेंट है वो गांधी जी का है तो आप बिल्कुल सही आंसर वहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक जो संविधान की अगर हम बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करें अगर हम, तो वो किसी एक ये नहीं कहा सकता है कि बस आज के आज बन गया, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी है। उसका जो है क्या हुआ, एक विकास हुआ है ना। हम लोग जो स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता संघर्ष जो हमारा चला है लंबे समय तक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो उस दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें जो है समय के साथ बदलती गई, है ना। हमारी मांगें आती गई, वहाँ पे हमारी जागरूकता बढ़ती गई, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है क्या हो रही थी, वो कहीं ना कहीं एक उत्तरदायी सरकार, हमारी अपनी सरकार, है ना, एक आज़ादी, ये सभी चीज़ों के लिए क्या थी, वो एक तरीके से एक महत्वपूर्ण कारण थी। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की, तो संविधान सभा की अगर बात करें तो एक विकास की प्रक्रिया है। तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें जो है हम देखेंगे शुरू से ही चलती आ रही हैं, धीरे धीरे हो जा करके संविधान सभा का शक्ल ली और उसके बाद फिर जो है हमारा एक संविधान निर्माण हुआ, है ना, जो हमारे देश में आज चल रहा है, जिसके अनुसार हमारी सरकारें चलती हैं, है ना, देश चलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर इस तरीके से लिखे हुए की बात किया जाए तो कहा जाता है कि सबसे पहले जो है वो तिलक के स्वराज विधेयक में इसकी झलक दिखाई पड़ती है ना, संविधान सभा की। लेकिन ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि इससे भी पहले अगर हम कहते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति में जो क्रांतिकारियों का एक विज़न ये भी था कि हम अपने लिए एक संविधान तैयार करेंगे, है ना। अंग्रेज़ों ने वहाँ पे अपने जो जुल्म और सितम के साथ उस सारे आंदोलन को कुचल दिया, दबा दिया, है ना। लेकिन ये बात कही जा सकती है कि संविधान सभा का विचार जो है उस समय भी था, यानी 1857 की बात हम कर रहे हैं, है ना। ये जो है अब हम जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, आपको लिखित रूप में हर जगह मिलता जाएगा। ये चीज़ जो है सबसे पहले शुरू करते हैं, संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम जो है तिलक के स्वराज विधेयक में दिखाई पड़ता है। ये प्रश्न भी आपका प्री में आ सकता है ना, कि संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम, है ना, किस में दिखाई पड़ता है। तो कई सारे ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक ऑप्शन आपका क्या होगा, तिलक का स्वराज विधेयक भी रहेगा, है ना। तिलक का स्वराज विधेयक भी रहेगा, तो इसका मतलब ये है
ये बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या है कि एक सप्रू समिति 1923 में गठित की गई थी, है ना, जिसमें क्या किया गया था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का एक प्रारूप तैयार किया गया था सप्रू समिति के द्वारा। और इस बिल को एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था 1925 में, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी कर रहे थे। वहाँ पे क्या किया गया, इस बिल को पेश किया गया और इस सर्वदलीय सम्मेलन में संविधान निर्माण की बात की गई, संविधान सभा की बात की गई, है ना। कहा जाता है कि संविधान निर्माण की दिशा में ये पहला बहुत महत्वपूर्ण कदम है ना। तो इस टाइप से भी प्रश्न अगर ये पूछता है कि संविधान निर्माण की दिशा में पहला या प्रथम महत्वपूर्ण कदम के रूप में क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1925 में जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था उसमें जो है क्या किया गया था, ये यानी संविधान सभा की मांग जो है रखी गई थी स्पष्ट रूप से। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। यहाँ हमने क्या देखा, गांधी जी का एक स्टेटमेंट देखा, है ना, हरिजन पत्रिका में ये स्टेटमेंट आया था। ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछ सकता है। संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन की बात करते हैं, सर्वप्रथम तिलक के स्वराज विधेयक में दिखाई पड़ता है। अगर ये कहा जाता है कि संविधान निर्माण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम के रूप में, तो आप क्या देखेंगे, भारतीयों की तरफ से जो क्या किया था, सर्वदलीय सम्मेलन 1925 में गांधी जी की अध्यक्षता में क्या किया था, आयोजित किया गया था, उसमें जो है इसकी मांग जो है स्पष्ट रूप से रखी गई थी। और फिर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है क्या, ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप जो है किस समिति ने तैयार किया था, तो हमेशा याद रखिएगा ये क्या है, सप्रू समिति। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, ये जो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, उसमें भी संविधान सभा के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें हुई थी, लेकिन उतनी स्पष्ट नहीं थी, है ना। लेकिन 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया है, उसमें क्या किया गया, संविधान सभा के गठन की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। लेकिन कई कारणों, चूंकि ये क्रैश कोर्स है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर बस इतना ही ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से उसको मूर्त रूप नहीं प्रदान किया जा सका, व्यवहारिक रूप प्रदान नहीं किया जा सका। लेकिन इसी कोई व्यवहारिक रूप जब प्रदान करने की बात होती है, तो 1946 में क्या आया था, आपका कैबिनेट मिशन आया था। तो ये कहा जा सकता है, ये प्रश्न बन सकता है आपसे कि संविधान सभा का निर्माण हुआ था वो किस आधार पे हुआ था, तो हमेशा याद रखिएगा जो कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था उस आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट जो है, जो संविधान सभा की बात की गई उसमें क्या किया गया कि संविधान सभा में देखिए, ये याद रखने वाली चीज़ है कि संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से मनोनीत थी। तो यहाँ पे जो जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ। तो उसमें क्या है, ब्रिटिश जो भारत था उसके लिए जो 296 सीटें आवंटित की गई, 296 सीटें आवंटित की गई और उसमें 208 सीटें जो है क्या हुई, कांग्रेस को मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। ठीक है, बाकी जो छोटे छोटे दल थे, स्वतंत्र जो उम्मीदवार थे, उनको क्या मिला, बाकी जो सीटें हैं उनको मिली, है ना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ब्रिटिश भारत था उसके लिए 296 सीटें जो संविधान सभा थी उसके लिए क्या किया गया था, आवंटित किया गया था और उसमें से 208 सीटें जो हैं वो कांग्रेस ने जीती थी। ठीक है, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। ये याद रखने वाली बात है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि 296 सीटें आवंटित की गई थी ब्रिटिश भारत के लिए, है ना। और जब ये कहा जाता है कि जब भारत का विभाजन की बात होने लगी, जब भारत का विभाजन वाली बात हुई, तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ ऐसी सीटें थी जो क्या हुई, चली गई कहाँ, पाकिस्तान में, है ना। कुछ पाकिस्तान में चली गई। तो उससे क्या हुआ कि अब इस पे जो सीटों का जो बंटवारा था उस पर क्या हुआ, इसका असर पड़ा, इसका प्रभाव पड़ा। तो अब ये देखते हैं कि जो टोटल जो सीटों की संख्या बात करें हम, टोटल सीटों की संख्या, ये तो आपके निर्वाचन के लिए आवंटित किया गया था ब्रिटिश भारत के लिए, लेकिन टोटल सीटों की संख्या जो थी वो क्या थी, 389 सीटें थी। 389 सीटों के स्थान पर अब क्या हो गया, 299 सीटें आ गई। क्यों भाई, क्योंकि 299 सीटें इसलिए आ गई क्योंकि पाकिस्तान जो अलग देश बन गया। तो जो पहले जो है पाकिस्तान भारत में जब था तो सारी सीटें जो मिलाकर के 389 थी, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो बहुत सारे क्षेत्र जो है, बहुत सारी रियासतें जो है कहाँ चली गई, वो पाकिस्तान में चली गई। तो वहाँ पे क्या हुआ, सीटों का स्थान जो है, सीटों की संख्या जो है वो 299 रह गया। ठीक है ना, जिसमें क्या है 229 प्रांतों से और 70 जो है देशी रियासतों से। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। ये संख्या जो है आपको याद रखना है कि ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटों का आवंटन किया गया था, जिसमें 208 सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, है ना। और टोटल जो सीट जो है वो कितना होना था संविधान सभा के लिए, 389 होना था। लेकिन जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो कई सारे क्षेत्र और रियासतें जो है वो कहाँ चली गई, पाकिस्तान में चली गई। इसलिए 389 से घट
करके ये संख्या क्या रह गई, 299 रह गई। और 299 में 229 प्रांतों से और 70 देशी रियासतों से। ठीक है, ये संख्या याद रखना है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे प्री में, है ना। मैंने क्वेश्चन देखा है तो क्वेश्चन कुछ कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, मतलब इतना कोई कैसे पढ़ सकता है, एकदम टोटल एकदम प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन, और ऐसी जगह से उठा के पूछा है जिसपे कि ज़्यादातर आमतौर पे लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये सब चीज़ें जो है दिमाग में रखिएगा, क्योंकि प्री निकालना है आपको, तभी आप मेंस और इंटरव्यू फेस कर पाएंगे, है ना, तभी आपका सिलेक्शन भी होगा। स्वाभाविक सी बात है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे ये देखा कि अगर ये कहते हैं कि एक स्पष्ट रूप से मांग की बात किया जाए, स्वीकार करने की बात किया जाए, तो वो क्रिप्स मिशन में दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया, वो क्या है, कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रदान किया गया। मतलब जो संविधान सभा का निर्माण हुआ, सीटों का आवंटन हुआ, वो सारी चीज़ें तय की गई संविधान सभा की, वो सभी चीज़ें जो है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पर किया गया। तो ये क्वेश्चन याद रखना है। और जो ब्रिटिश भारत के लिए क्या किया गया, जो सीटें थी वो कितनी थी भाई, 296 आवंटित की गई थी, और टोटल सीटें कितनी थी भाई, 389, मतलब 389 सीटें थी। ठीक है, और यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि भाई इसमें 296 में से कितनी कांग्रेस ने जीती, कितनी मुस्लिम लीग ने जीती, और साथ ही साथ टोटल सीट जो थी उसमें जो है संविधान देश के बंटवारे के बाद क्या स्थिति रही, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए, अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ये सब चीज़ें हो गई, और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो पहला जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ये भी प्रश्न के रूप में पूछ लेता है कि ये पहली बैठक जो है कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946। ये सब चीज़ें बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है ना, ये सब चीज़ें बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है। ये सब प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 का डेट याद रखना है आपको। वो क्या है कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी इस दिन। ठीक है, और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष क्या किया गया था, चुना गया था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न बार बार पूछता है, इसलिए ध्यान में रखने वाली बात ये है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है, ये जैसे इस टाइप से प्रश्न पूछ लेता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो वहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो है उसका सही आंसर होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्या है दूसरी बैठक में। दूसरी बैठक क्या है भाई, वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें क्या हुआ था भाई, खास बात ये हुई थी कि इसमें जो है स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। स्थायी अध्यक्ष मतलब राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था, इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, और जो SC मुखर्जी थे इसके उपाध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो ये आपका प्रथम बैठक, ये आपका द्वितीय बैठक। ठीक है, तीसरी बैठक पे आते हैं। एक बात और इसमें, जैसे कहा जाता है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि सर बी एन राव जो है, उनको क्या है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है वो नियुक्त किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है BN राव, है ना। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें कोई भी पहला जो भारतीय न्यायाधीश उसमें नियुक्त हुआ था, वो उसमें जो है इनका नाम आता है, सर BN राव का नाम आता है। ठीक है ना, और भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे, संविधान के निर्माण में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। और सर BN राव ने ही क्या किया था, पहला जो संविधान का प्रारूप था सर BN राव के द्वारा ही उसको क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। ये सब चीज़ ध्यान में रखना है आपको, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, है ना, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, इसमें स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और उपाध्यक्ष SC मुखर्जी को चुना गया था। और साथ ही साथ क्या किया गया था भाई, संवैधानिक सलाहकार के रूप में सर BN राव को क्या किया गया था, इसमें नियुक्त किया गया था। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, है ना। आगे चलते हैं, तृतीय बैठक की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है, एक तरीके से हमारे पूरे आज का जो संविधान है, उस पूरे संविधान का एक दर्शन दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, वो जो हमारा संविधान है उसकी जो प्रस्तावना कह सकते हैं ना, प्रस्तावना प्रीएम्बल जो है वो इसी से ही प्रेरित है, उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रेरित है ना, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, तृतीय बैठक में यानी 13 दिसंबर 1946 को जो पेश किया गया था, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था। ठीक है ना, और ये हमेशा ध्यान रखना है कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही हम क्या देखते हैं, बाद में जा करके वो क्या हुआ, हमारे संविधान की प्रस्तावना के रूप में हमने इसको स्वीकार कर लिया था। ठीक,
इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर इस उद्देश्य प्रस्ताव को देखेंगे तो इसमें क्या है, आज के संविधान जब आप देखेंगे जिसमें आपको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्वतंत्रता है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, विभिन्न प्रकार की आज़ादी वगैरह, ये या फिर अपने धर्म को मानने, उपासना करने की स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें जो है यहाँ उद्देश्य प्रस्ताव में पहले से ही शामिल था, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे हमारे देश के जो दलित वंचित वर्ग हैं, जैसे मान लीजिए ST SC हो गया, माइनॉरिटीज़ हो गए, है ना, तो इन सभी के हितों को सुरक्षित रखने के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए थे, या फिर ये कहा जाए कि इसमें जो है प्रस्ताव के रूप में रखा गया था, है ना। विश्व शांति जो कि हमारे क्या है संस्कृति में ही है, वसुधैव कुटुंबकम में ही वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है क्या हुआ इसमें दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। तो आप अपनी प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या है, ये लगेगा कि वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में जो चीज़ें थीं वो सारी चीज़ें प्रस्तावना में निकल करके आ गई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देख सकते हैं आप प्रस्तावना की प्रमुख बातें क्या क्या हैं भाई, इसमें देख लीजिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात, विश्वास व उपासना का अधिकार मिला था, है ना। ये सारे समाज के जो पिछड़े वर्ग, दलित तबके के जो लोग हैं उन सभी के हितों की सुरक्षा की बात की गई। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत एक संप्रभु राज्य, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि ये संप्रभु राज्य का मतलब क्या हुआ भाई। संप्रभु राज्य का सीधा सा मतलब जो होता है सैद्धांतिक रूप से जो मतलब है, व्यवहारिक थोड़ा सा फर्क आ जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है वो जब व्यवहारिक स्तर पे आती है, व्यवहारिक ज़मीन पे आती है तो एकदम वैसे ही नहीं रह जाती है, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होता है ना। लेकिन सिद्धांत की बात किया जाए तो सिद्धांत में वो चीज़ें उसको उसी रूप में हमको लेना होता है ना। तो यहाँ पे संप्रभु राज्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो संप्रभुता क्या होती है भाई, संप्रभु राज्य क्या होता है भाई। संप्रभु राज्य वो होता है जिसकी आंतरिक और बाह्य नीतियाँ किसी भी बाहरी दबाव में नहीं रहती हैं, किसी भी आंतरिक और बाह्य मतलब बाहरी कोई दबाव उसके ऊपर नहीं होता है, वो अपनी नीतियां आंतरिक और बाह्य कोई भी नीति बनाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होता है। अब इसका लिटरली मीनिंग में अगर देखें, अगर हम जाएं तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आता है कि अगर मान लीजिए क्या है कि हमको अपने हित में ये है कि हम पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लें, है ना, उससे लड़ाई करें, उसको अपने अधीन कर लें। जैसे अभी आप देखते होंगे कि समाज में, हमारे देश में अभी इस तरह की बात हो रही है कि अखंड भारत, एक विस्तृत भारत की बात हो रही है जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, सभी जो है वो शामिल हो जाते हैं, है ना। तो मान लीजिए क्या है कि एक संप्रभु राज्य के अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो हम क्या है, हम पावरफुल देश अगर हैं तो एक संप्रभु राज्य होने के नाते अपने हितों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सभी राज्यों पर आक्रमण करके हम क्या कर सकते हैं, अपने अधीन कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं बिना किसी बाहरी दबाव के तो हम वास्तव में क्या है, संप्रभु राज्य हैं, ठीक है ना। लेकिन अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि क्या व्यवहार में चीज़ें संभव है, नहीं है संभव, है ना। इसलिए नहीं संभव है क्योंकि अगर हम ये कहते हैं विश्व भर में बहुत बड़े बड़े देश हैं, बहुत शक्तिशाली देश हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब संप्रभु राज्य का मतलब अगर हम ऐसे ही ले लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर तो अगर हम पाकिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं, बांग्लादेश पे कब्जा कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये संप्रभु राज्य के रूप में देखे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर अमेरिका है, अमेरिका हमारे ऊपर अगर कब्जा कर ले रहा है तो, है ना, तो ये संप्रभु राज्य तो ये भी है ना भाई। अगर इसी तरीके से सब अपने क्या है सिर्फ संप्रभुता की बात करेंगे, अर्थात सिर्फ अपने अधिकार की बात करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पूरी दुनिया में हमेशा क्या होगा, लड़ाइयाँ ही चलती रहेंगी, कभी भी शांति जैसी चीज़ नहीं रहेगी। अब शांति नहीं है तो क्या आप विकास के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, नहीं। वहाँ तो सिर्फ ये रहेगा कि बस किसी तरीके से आदमी जिए बस, है ना। आजकल तो एक से एक हथियार बन गए, परमाणु बम वगैरह, है ना, एक बार गिरा दो पूरा नेस्तो नाबूद हो जाता है पूरा देश, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात है कि संप्रभु राज्य का जो मतलब है सैद्धांतिक रूप से, अगर उसको उसी रूप में लागू करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये है कि गलत है वो, है ना। इसलिए थोड़ा क्या है, मॉडिफिकेशन है इसमें। और ये चीज़ समझने वाली बात है कि अगर विश्व शांति रहेगी तभी क्या है, मानव जाति जो है वो अस्तित्व में रहेगी, उसका विकास होगा, है ना। अगर मान लीजिए क्या है कि इसको इसी रूप में ही अगर लागू करना है, सैद्धांतिक रूप में ही, तो फिर क्या हो जाएगा, सब लोग एक दूसरे से मारकाट ही करते रहेंगे, है ना। तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात है। हम कभी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, आपको एग्जाम्पल के साथ उन चीज़ों को समझाया जाएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बस इतना समझिए कि हम अपने हितों के लिए आंतरिक और बाह्य नीतियाँ जो बनाएं उस पर किसी का दबाव नहीं है, हम स्वतंत्र होकर अपनी नीतियाँ बना पा रहे हैं, तो क्या हो गया, संप्रभु राज्य हो गया। अब यहाँ उद्देश्य प्रस्ताव में संप्रभु राज्य अगर घोषित किया जा रहा है भारत को, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रिटिश सत्ता थी जिसके अधीन हम थे,
हम उनकी सत्ता को भी क्या है अब मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से आज़ाद हों, अपनी नीतियाँ अपने देश के हित, अपने लोगों के हित के लिए हम क्या कर सकें, अपनी नीतियाँ स्वतंत्र रूप से बना सकें, हमारे पर किसी भी तरीके का कोई दबाव ना हो। तो ये संप्रभु राज्य हो गया, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि अब विश्व शांति पर बल, हमारे नीति निश्चक तत्वों की बात करें, हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो वहाँ पे विश्व शांति की बात की गई है। इसके अलावा हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी में भी क्या है, हम पंचशील सिद्धांत को मानते हैं। तो पंचशील सिद्धांत में भी क्या है, हमारा उसमें दर्शन ही पूरा एकदम जो दिखाई पड़ता है वो ये है कि विश्व शांति की स्थापना पर बल। इसके अलावा जो है हम संयुक्त राष्ट्र संघ के भी क्या है सदस्य हैं, वहाँ भी क्या है विश्व शांति की ही बात की जाती है। इस तरीके से हम बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के, संगठनों के हम क्या है सदस्य हैं, जहाँ पे क्या है विश्व बंधुत्व, भाईचारे और विश्व शांति की बात की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या है उद्देश्य प्रस्ताव में देखने को मिलती है ना। थोड़ा सा इस बारे में हम और बात करते हैं, थोड़ा सा इस बारे में इसलिए बात करना ज़रूरी है ताकि आपका जो अप्रोच है वो डेवलप हो, है ना। अप्रोच किसी चीज़ को देखने का, समझने का, वो अप्रोच जो है वो डेवलप हो। जैसे आप ये समझिए कि हम क्या थे उस समय, अधीन थे। अधीन थे इसका मतलब क्या हुआ भाई, अधीन थे तो हम जो है अपने लिए जो चाहेंगे हमारा अधिक से अधिक क्या हो, लाभ हो। आप अपने लिए आज़ादी चाहेंगे, अपने लिए स्वतंत्रता चाहेंगे, हम जो चाहें वो कर सकें, जो चाहे बोल सकें, है ना। तो इस तरीके की आज़ादी आपको चाहिए होती है ना। तो इसी के इर्द गिर्द ही सारे सिद्धांत अवधारणाएं जो हैं वो क्या होती हैं, वो निर्मित होती हैं। जैसे ये है कि मान लीजिए सहिष्णुता, है ना, हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में क्या है कि हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी तो थी नहीं भाई, हम ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते थे जो सत्ता के खिलाफ जाए, है ना। आपने देखा होगा कई सारे काले कानून आए, है ना। तो यहाँ समझने वाली बात है कि जब एक अधीन आदमी होता है, एक शासित होता है, तो उसकी जो मांग होती है वो अलग होती है, जो शासक होता है उसकी मांग अलग होती है। मतलब ये है, अगर ये है कि अगर शासित की बात की तो वो अपनी आज़ादी चाहता है, और जो शासक होता है वो अपनी सत्ता को बना के रखना चाहता है ना। तो दोनों जो है एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, इसीलिए संघर्ष होता है, क्रांतियां होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चले अगर हम, चूँकि हम क्या है पूरा विश्व जो है अब एक तरीके से लोकतांत्रिक देश ही है ज़्यादातर, तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे अल्पसंख्यक हैं, कहीं भी किसी भी देश में माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो क्या होता है अगर ये कहा जाए कि वो एक इनसिक्योरिटी फीलिंग के साथ होते हैं। इनसिक्योरिटी फीलिंग मतलब असुरक्षा की भावना रहती है, क्योंकि वो संख्या में छोटे होते हैं, कम होते हैं, सत्ता में भागीदारी उनकी कम होती है, तो इसलिए क्या होता है उनमें डर की भावना ज़्यादा होती है ना। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जहाँ भी इस तरीके की माइनॉरिटी है, अब तो वहाँ पे क्या है वो इस तरीके की मांग करेंगे कि हमारे देश में सहिष्णुता और जो कहते हैं कि भाईचारा, बंधुत्व, तो ये सब चीज़ भावना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना। धर्मनिरपेक्षता ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना। आधुनिकता जैसी चीज़ जो है वो ज़्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, भारत में जो माइनॉरिटी है वो मुस्लिम है ना। भारत में माइनॉरिटी जो है मुस्लिम है, तो वो एक इनसिक्योरिटी फीलिंग के साथ है, और उनकी जो मांग हमेशा वो सबसे ज़्यादा पसंद किस चीज़ को करेंगे, वो सहिष्णुता को ज़्यादा पसंद करेंगे, वो जो है वो धर्मनिरपेक्षता को ज़्यादा पसंद करेंगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी को, है ना, अपने धर्म को मानने, उपासना करने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता की बात ज़्यादा करेंगे, है ना भाई। लेकिन अगर यही बात अब चले जाएं पाकिस्तान में, अब चूंकि पाकिस्तान में मुसलमान क्या है, मेजॉरिटी में है, तो मेजॉरिटी में तो उनके लिए ये सारे मूल्य, ये सारी जो अवधारणाएं हैं ना, बहुत मायने नहीं रख सकती हैं। हो सकता है कि उनके दिमाग में वो उन सब चीज़ों के बारे में कुछ वो अलग ही सोच हो, ऐसा भी हो सकता है भाई। कट्टरपंथ वहाँ भी आप देखते ही होंगे इस चीज़ को, है ना। तो वहाँ पर क्या है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीड़ित होता है या फिर ये जो उस भावना को झेल रहा होता है, उस परेशानी को झेल रहा होता है, उसके लिए वो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। और जो इस परेशानी से क्या है दो चार नहीं होता है, इस तरह की भावना उसके अंदर नहीं होती है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि वो संख्या में बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए इन सारे वैल्यूज़ को कहा जाए कि वो बहुत ज़्यादा उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, है ना। तो उसी तरीके से क्या है कि पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में हिंदुओं की बात करें, तो उनके अंदर भी यही इनसिक्योरिटी फीलिंग है ना। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो इनसिक्योरिटी फीलिंग है, उनकी जो मांगे होंगी वो अलग होंगी। और भारत में क्या है, भारत में क्या है कि यहाँ पे मेजॉरिटी में है, तो इसका मतलब ये है कि उस चीज़ की जो बात जो हम कर रहे हैं कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अभिव्यक्ति की आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, ये सब चीज़ों की जो बात, सहिष्णुता, ये सब चीज़ की जो बात की जा रही है, वो मुसलमानों के लिए जो अल्पसंख्यक हैं और भी दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, है ना।
वहाँ पे जो मेजॉरिटी में हिंदू हैं उनके लिए उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि चूँकि हम जो है ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे क्या है एक जो विश्व बंधुत्व की भावना, सौहार्द, है ना, प्रेम, अहिंसा, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ की संस्कृति में ही रची बसी हुई है। इसीलिए हम देखते क्या हैं कि हमारे देश में जो है जो हमारा संविधान निर्माण हो रहा था, तो चूँकि हम शासित भी थे और इसके अलावा यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग भी थे, तो यहाँ पे क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने उन सारी चीज़ों का प्रावधान किया जिसमें क्या है कि भले ही हमारे देश में कोई कितनी ही कम संख्या में क्यों ना हो, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और अपने आप को क्या है मुख्य धारा में अपने आप को शामिल करते हुए चले, है ना। तो इस तरीके की कोशिश की गई। इसीलिए हमारा संविधान जो है वो मानवतावादी है, आधुनिक है, मतलब हर तरीके से बेहतर है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात समझने वाली बात है। इसलिए क्या है, मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस बात को समझें कि जो किसी भी देश में, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कह रहा हूँ, किसी भी देश में कहीं भी कोई भी अगर क्या है अल्पसंख्यक वर्ग है, माइनॉरिटी है अगर, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इनसिक्योरिटी फीलिंग होगी ही, है ना, होगी ही। तो इसका मतलब ये है कि हमको हमारे देश में जैसे देख रहे हैं कि संविधान से सारी सुरक्षाएं मिली हुई हैं, पूरा सिस्टम उसके लिए डेवलप है, हमारे पास न्यायपालिका है, पुलिस व्यवस्था है, इसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग है, तो मानवाधिकार आयोग है, न जाने कितनी सारी इस तरह की संस्थाएं बनी हुई हैं जो क्या है कि ऐसे वंचित तबकों का, ऐसे दलित तबकों का, ऐसे पिछड़े तबकों का क्या करती है, उनकी जो है बातें सुनी जाती है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। तो बस इतना ही समझिएगा इस चीज़ को कि यहाँ पे जो है आप अगर मेजॉरिटी में हैं तो इसका मतलब माइनॉरिटी की फीलिंग को समझें, आप माइनॉरिटी में हैं तो इस बात को ज़रूर समझें कि हमें क्या है, हमें भी उनके साथ मिलकर, मतलब सिर्फ हमें अपने अधिकारों की बात नहीं करनी है, बल्कि क्या है सभी के अधिकारों के बारे में सोचना है, ठीक है ना। तो ये इससे क्या होगा, देश जो है मजबूत होगा, यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना बढ़ेगी, और जब एक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, राष्ट्र बेहतर होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि विकास जो है स्वयं घटित होने वाली घटना के रूप में दिखाई पड़ने लगेगी, ठीक है। इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमने क्या देखा कि उद्देश्य प्रस्ताव में ही हमने क्या देखा कि जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो एक पूरा चरण चला है, पूरे जो लंबी एक अवधि चली है, उस दौरान हमने जो भी महसूस किया है, देश दुनिया से जो हमारा संपर्क बढ़ा है, उसके बाद जो हमने महसूस किया है, तो हमने क्या किया, इन सभी चीज़ों से क्या है एक अनुभव प्राप्त किया, और अनुभव प्राप्त करने के पश्चात हमारा संविधान कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, प्राथमिकताओं में क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे शक्ल लेने लगी। किसके माध्यम से, संविधान सभा के माध्यम से, ठीक है। उसकी एक झलक हमें कहाँ दिखाई पड़ रही है भाई, उद्देश्य प्रस्ताव में दिखाई पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि ये उद्देश्य प्रस्ताव में पहली बार दिखाई पड़ रहा है, इसके पहले भी आपने देखा होगा, नेहरू कमेटी जब आई थी, नेहरू समिति जो बनी थी, है ना, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो उस समय भी क्या है आपको ये सब सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही थी। वहाँ भी मौलिक अधिकार की बात की गई थी, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात की गई थी, दलित वंचित तबकों के हितों की बात की गई थी, सभी के प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। तो ये सब चीज़ें जो वहाँ भी दिखाई पड़ रही थी, इसका मतलब ये है कि हमने क्या है अपने अनुभव से बहुत कुछ सीख लिया था, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी संस्कृति में पहले से ही मौजूद थी, जो मानवतावादी थी, उससे भी हमारे क्या है, हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो हम प्रयास कर रहे हैं संविधान निर्माण के लिए, संविधान सभा के लिए, उसमें भी वो चीज़ें जो है क्या है अपना पूरा प्रभाव छोड़ते हुए दिखाई पड़ रही हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। 1947 में क्या हुआ, 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया। इसकी वजह से क्या परिवर्तन आया, जो आपका संविधान सभा था उसमें क्या परिवर्तन आया, इसको देखना है हमें। तो संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय के रूप में क्या किया, बना दिया गया। संप्रभु मतलब समझ ही गए आप, जहाँ पे क्या है कोई देश जो है अपनी जो नीतियाँ बनाता है वो स्वतंत्र रूप से बनाता है, उस पर कोई बाह्य दबाव नहीं होता है ना, वो स्वतंत्र रूप से अपने देश के हित में क्या करता है, नीतियाँ बनाता है, कानून बनाता है। तो एक तरीके से क्या हुआ, स्वतंत्रता अधिनियम आने के बाद से क्या हुआ, संविधान सभा को पूर्ण रूप से एक संप्रभु निकाय बना दिया गया। मतलब उस संदर्भ में अगर बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो अंग्रेजों के द्वारा यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया गया है तो उसको निरस्त कर सकें और अपनी बातें लागू कर सकें, है ना। मतलब ये है कि हम ब्रिटिश जो सरकार है उसके अधीन नहीं, बल्कि हम एक संप्रभु हो गए हैं, इस तरह की बात है ना। दूसरा जो है वो क्या हुआ, संविधान सभा को क्या है, उसके कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। एक जो काम था वो क्या, संविधान का निर्माण था, और दूसरा जो काम था वो क्या था, एक संसद के रूप में, एक विधायिका के रूप में काम करना, मतलब अपने देश के लिए कानून बनाना और उसको लागू करने का काम आ गया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब संविधान सभा जो है सिर्फ संविधान सभा नहीं रह गई, बल्कि क्या हुआ, एक विधायिका के रूप में भी काम करने लगी। इसलिए कहा जाता है, एक प्रश्न बनता है आपका कि हमारे देश का जो प्रथम जो संसद है वो
है ना। तो इसका मतलब ये है संविधान सभा को ही मानेंगे, ऐसा प्रश्न बनता है। तो प्रथम संसद जो है वो संविधान, प्रथम विधायिका संविधान सभा। ठीक, बात समझ आ रही है। अब इसके साथ ही क्या है, इसके मतलब ये है कि यहाँ पे अगर दो प्रकार का काम है, एक काम ये है और दूसरा काम ये है, तो अब दोनों जगह पे क्या है, संविधान जब ये क्या करती थी, संविधान सभा मतलब संविधान सभा के रूप में काम कर रही थी, तो उसके अध्यक्ष जो होते थे वो क्या होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। लेकिन जब ये विधायिका के रूप में काम करती थी तो इसका जो अध्यक्षता करते थे वो जीवी मावलंकर करते थे, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष वगैरह जो प्रश्न बनते हैं तो देखिएगा जीवी मावलंकर ही थे उस समय भी, है ना। तो वही वाले जीवी मावलंकर की बात हो रही है ना, जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। वही जीवी मावलंकर ने क्या किया, जो प्रथम संसद जो है उसके जो है अध्यक्षता जो है जीवी मावलंकर। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए क्या है कि आज जो है आपका, आज 1 तारीख मान लीजिए है अगर, तो 1 तारीख को जैसे ये संविधान सभा के रूप में काम किया, ठीक है ना। फिर अगले दिन मान लीजिए 2 या 3 जब भी उसका डेट फिक्स किया जाए, तो वो जब काम करेगा तो क्या करेगा, विधायिका के रूप में काम करेगा, है ना। तो विधायिका का काम क्या था, विधायिका का काम देश के लिए कानून बनाना, उसको लागू करना, और संविधान सभा का काम क्या था भाई, देश के लिए संविधान का निर्माण करना। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब प्रश्न इसमें बहुत सारे बन सकते हैं आपको ना, जैसे मान लीजिए क्या है, इस टाइप का प्रश्न भी दे सकता है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम का संविधान सभा पे क्या प्रभाव पड़ा। 4 स्टेटमेंट दे देगा इसी तरीके से, उसमें एक आठ इधर उधर कर देगा, उसके बाद पूछेगा कि कौन कौन सही है इसमें, है ना। तो इसलिए ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह रखिएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा और डूब के पढ़िएगा, ठीक है ना। कोई ऑथेंटिक बुक लेके पढ़िएगा, या कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के जो नोट्स हैं वो भी बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप उसको भी आप क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, दिल से पढ़िए, सिलेक्शन पाना है। और वो जो एक जो छोटे छोटे जो नोट्स वगैरह इस टाइप के सारांश वगैरह इस टाइप की चीज़ें जो मिलती रहती हैं ना, उसको बाद में पढ़िए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसको पढ़ने से, लेकिन उसके पहले जो है कोई ऑथेंटिक बुक पढ़िए आप, ठीक है। तो उसके पढ़ने से क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपकी पढ़ाई से प्री तक सीमित नहीं रहेगी, मेंस इंटरव्यू तक जाएगी। अब चूंकि आपको क्या है, प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो संविधान का तो नॉलेज होना ही चाहिए भाई, संविधान की समझ होनी ही चाहिए आपके पास, हर हाल में होनी चाहिए। और संविधान की समझ का फ़ायदा सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा, आपको एक बहुत अच्छा नागरिक बनाने में भी होगा, बहुत अच्छा इंसान बनाने में भी होगा, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा समझने वाली बात यह है कि पढ़ाई अच्छे ढंग से करनी है, सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। सिलेक्शन से भी आगे बढ़ के कहें तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है, जो आपकी पूरी पर्सनालिटी में नजर आए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ समझने ये जो है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको समझाया जा सके। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके आप उसको याद करिए क्योंकि यहाँ भी क्या है, कई सारे जो है वो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन पूछ लेता है ना। जैसे संघ शक्ति समिति है तो उसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसको कैसे आपको परेशान कैसे कर सकता है, प्रांतीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, है ना। थोड़ा थोड़ा अगर अब इसको ध्यान से अब नहीं देख रहे हैं तो यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि इसको बहुत ध्यान से देखिए, समझिए और उसको अपने दिमाग में बैठा करके कुछ ऐसी चीज़ करिए जिससे क्या हो, आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न ना पैदा करे, स्पष्टता ज़्यादा वो लेकर के आए, है ना। चलिए, प्रारूप समिति मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों को संबंधित परामर्श समिति, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। इसकी भी 2 उप समितियाँ बना दी गई। जैसे मौलिक अधिकार, थोड़ा सा अंदर अंदर कभी कभी जा करके प्रश्न भी बना देता है ना। जैसे मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई, JB कृपलानी, है ना। यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है वो क्या थे, अध्यक्ष कौन थे उसके, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली है कि ये समिति के अध्यक्ष थे, और यहाँ पे क्या है, मौलिक अधिकार जो है उप समिति, इसके JB कृपलानी, है ना। तो इस तरीके की भी क्या है, बहुत क्लोज ऑप्शन में क्या करता है, कन्फ्यूजन करता है, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जिससे कि बच्चे जो है गलतियां कर बैठते हैं, है ना। बहुत अच्छे से पढ़े या थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो उसकी वजह से आपका आंसर गलत हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन की वजह से भी आप बाहर हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ऐसी गलतियां नहीं करनी है, पूरा डूब के पढ़िए। चलिए, उसी तरीके से अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो SC मुखर्जी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। ये सब समितियां देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, ठीक है। इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुच्छेद, इसलिए मतलब अभी तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन मान लीजिए अगर पूछ दिया तो इसका मतलब ये है कि आपको मालूम होना चाहिए। एक नज़र इस पर डाल लीजिएगा, ठीक है ना, एक नज़र इस पर डाल लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है।
प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो आपको बहुत पता है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को पता होता है ये चीज़, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा फेमस ही है ये। तो प्रारूप समिति की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे, तो मालूम ही आपको। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ये सदस्यों की जो नाम आपके सामने हैं उन सदस्यों में क्या होता है आपको कभी कभी कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए ध्यान रखने वाली बात है। तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि कोई लिस्ट है अगर, तो लिस्ट में क्या है कुछ चीज़ अलग से दिखाई पड़ती है, तो उस अलग वाली चीज़ जो दिखती है ना उसी पे प्रश्न बनाता है। जैसे मान लीजिए क्या है कि आपने यहाँ देखा क्या, एक जो है मुस्लिम लीग का सदस्य था मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है ना। तो इसमें पूछ सकता है कि प्रारूप समिति में एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे, तो मोहम्मद सादुल्ला, है ना। ये पूछ सकता है कि एकमात्र जो मुस्लिम लीग के जो प्रतिनिधि थे वो कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला। ये भी पूछ सकता है कि जो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे मोहम्मद सादुल्ला कहाँ से वो निर्वाचित हुए थे, असम से, पश्चिम बंगाल से, है ना। 4-6 नाम दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या है वो असम से निर्वाचित हुए थे, है ना। तो ये चीज़ जो है इस तरीके से प्रश्न आपसे बन सकता है, ठीक है ना। और संविधान सभा में एक बात और ध्यान रख लीजिए कि जैसे BR अम्बेडकर की बात करते हैं हम, BR अम्बेडकर की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो संविधान सभा में पहला जो संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ था वो बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था, मुस्लिम लीग के सहयोग से वहाँ से जीत करके ये आए थे, है ना। वहाँ मुस्लिम लीग के सहयोग से वो जीत करके आए थे। और जब भारत का विभाजन हुआ तो वो क्या हुआ, वो क्षेत्र जहाँ से जीत करके आए थे वो क्या हुआ, चला गया कहाँ, पाकिस्तान में चला गया, है ना। इसलिए फिर उसके बाद इनको क्या है, इनके लिए क्या है, ये जो BN राव थे ना, BN राव ने ही क्या किया था, एक तरीके से कहा किससे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। तो उन्होंने क्या किया कि जो बम्बई था, बम्बई से इनके लिए क्या की, सीट खाली करवाई और उसके बाद फिर वहाँ से ये बम्बई से क्या हुआ, BR अम्बेडकर जो है वो जीत करके आए संविधान सभा में, ठीक है ना। ध्यान रखने वाली बात है कि इस तरीके से क्या है, BR अम्बेडकर जो है पहला बार जब संविधान सभा के लिए इलेक्शन लड़े थे, कहाँ से, बम्बई से, है ना। बम्बई से पहली बार इन्होंने लड़ा था, तो बम्बई से ये पहली बार में हार गए थे, है ना। फिर उसके बाद फिर इनको क्या है मुस्लिम लीग के सहयोग से बंगाल प्रेसिडेंसी से वहाँ से चुनाव जीता करके फिर संविधान सभा में लाया गया था। चलिए ये सब चीज़ ध्यान रखना है आपका, है ना। जैसे ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी है, जैसे मान लीजिए क्या है, एक नाम है BM मित्तर है और DP खेतान है ना। तो BM मित्तर और DP खेतान जो है बाद में इनकी जगह पे क्या हुआ, इनकी जगह पे N माधव और TT कृष्णाचारी, है ना। ये जो है इनकी जगह पे आया, मतलब BM मित्तर और DP खेतान को उन्होंने रिप्लेस किया था। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न आपको बन सकता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है भाई, और ये कह सकते हैं कि जो पूरा जो संविधान ये प्रारूप समिति थी उसके सदस्य थे उसमें मात्र 2 KM मुंशी और TT कृष्णाचारी, है ना। ये दोनों जो है कांग्रेस के सदस्य थे, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस एक नज़र इस पे दौड़ा लीजिएगा। दौड़ाना इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि सुमेलित करने के लिए देता है तो इसमें से एक आंख उठा करके वो भी रख दिया, है ना। तो अभी आप अगर एक नज़र आपकी दौड़ी हुई है उस पर, बहुत ध्यान से आपने देखा है उस चीज़ को, तो उस समय एग्जामिनेशन हॉल में वो चीज़ें याद आ जाती हैं, क्लिक कर जाता है तो आपका आंसर सही हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने पास रखिए और इसको देख लीजिएगा बहुत ध्यान से, ठीक। ले लिया आपने, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है। ये डेट क्या है भाई, 30 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक। ये भी पूछ सकता है प्रथम बैठक, जैसे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, उसी तरीके से प्रारूप समिति की प्रथम बैठक। अब कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि मैं ये सब चीज़ आपको नहीं बताता। अगर UPSC की पढ़ाई कर रहे होते आप, अगर UPSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते तो मैं ये सब चीज़ आपको नहीं बताता, ये सब की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, है ना। लेकिन चूँकि आप प्रोविंशियल एग्ज़ाम दे रहे हैं और मैंने देखा है कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बारे में कहा सकता है कि भाई ये किस टाइप का क्वेश्चन है ना, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिए हैं। फिर हमसे ज़्यादा वो लोग क्या हैं, ज्ञानी लोग हैं, तो वो शायद कुछ आपकी पर्सनालिटी में कुछ चीज़ देखना चाहते हैं, इस वजह से, है ना, वो इस टाइप के प्रश्न बना देते हैं। तो ये भाई वो हमसे ऊपर है, हमसे ज़्यादा बेहतर समझ वाले हैं, तो उस पर प्रश्न चिन्ह हम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर UPSC के पैटर्न को देखें तो वहाँ पे क्या है, इस टाइप के प्रश्न नहीं बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई थी, ये ध्यान रखने वाली बात है ना। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि प्रारूप समिति की जो कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कितनी रीडिंग्स हुई थी, मतलब कितनी बार कितना वाचन हुआ था।
तो 3 वाचन हुआ था, 114 दिन लगा था इसमें, है ना। ये भी यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है प्रश्न पूछ दे, ठीक है ना। ठीक है, अब संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया और इस पर अध्यक्षों सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है, कब, 26 नवंबर 1949 को। ठीक, ये भी जैसे ये पूछ सकता है आपसे प्रश्न, क्या पूछ सकता है भाई कि हमने कब अंगीकृत किया, है ना, कब अपनाया उसको, तो ये डेट आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया, उसको अंगीकृत किया, लेकिन वहीं हम 26 जनवरी 1950 को उसको हम लागू मानते हैं ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, ये पूछता है ना भाई कि ये उसमें कितने भाग थे, उसमें जो है 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, ये सब चीज़ आपको याद रखना है, पूरा फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्री के लिए भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग डिटेल नहीं जाते हैं ना। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना है कि 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ ये थी उसमें। ठीक है, अंगीकृत कब किया गया भाई, 26 नवंबर 1949 को। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि हमने उस दिन अंगीकृत कर लिया था, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ थी, जैसे नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान थे, कुछ और प्रावधान थे, वो उसी दिन हमने क्या किया था, लागू कर दिया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब ये प्रश्न पूछता है आपसे कि संविधान बनने में कितने दिन लगे, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। 26 नवंबर 1950 को अंगीकार किया गया, ये भी ठीक है। उसी दिन आप अभी जैसे हम बात कर रहे थे, उसी दिन जो है कुछ अनुच्छेद है ना, वो क्या किया गया, लागू कर दिया गया, है ना। उस समय की ज़रूरत थी, है ना, लेकिन हम उसको संविधान को लागू हुआ नहीं मानेंगे, लागू होने का डेट जो है वो 26 जनवरी 1950 को ही मानेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, 26 जनवरी 1950 को ही क्या करें, उसको लागू माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, ये कुछ चीज़ें हैं आपकी, इसको याद कर लीजिएगा। 26 नवंबर से क्या मनाया जा रहा है, 2015 से, है ना, क्योंकि उस दिन क्या है, भीमराव अंबेडकर का 125वीं जन्मदिन के तौर पे उसको मनाया गया। उसको ही क्या है, एक संविधान दिवस के रूप में ना, संविधान दिवस के रूप में क्या किया गया, मनाने की घोषणा की गई, है ना। तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि 26 नवंबर संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, 26 नवंबर को किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ गड़बड़ भी कर सकता है ना। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये इस तरीके से बदल भी सकता है, 125वें पुण्य तिथि को, है ना, यानी उनके मृत्यु के दिन को को बेस बना करके इस दिवस को मनाया जाता है, ऐसा नहीं, बल्कि जन्म दिवस को, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ दे देता है तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा कि जन्म दिवस है कि वहाँ पे पुण्यतिथि बोला गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की बात किया जाए तो ये 15 सितंबर, है ना, ये 2015 से इसको चालू किया गया, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है कि 2017 में आकर के क्या किया गया, ये कहा गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कि अब यह हर वर्ष मनाया जाएगा 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। ठीक, और ये भी एक फैक्ट ही है, इसको भी आप दिमाग में रखिएगा कि बौद्ध एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नासिक और सावी फाउंडेशन ने एक साथ मिलकर के संविधान को ब्रेल लिपि में, है ना, 5 भागों में प्रकाशित, 5 भाग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ब्रेल लिपि में संविधान को प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। तो ये बौद्ध एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड और सावी फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है ना, इसका पहला भाग जो है वो प्रकाशित भी हो गया है। तो ये आपका क्या था, संविधान सभा। और संविधान सभा में बहुत, चूँकि प्री का है तो बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बने, है ना। कुछ इसी में से जो हमने पढ़ा है उसी में से आपको इधर उधर घुमा फिरा करके आपसे प्रश्न पूछ सकता है, और आप बहुत ध्यान से पढ़े हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आज की क्लास यहीं तक, फिर अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।